जय हिंद दोस्तों। एमएस स्टडी जोन एकेडमी में आपका एक बार फिर से स्वागत है। हम एक नए विषय के साथ आए हैं जिसका नाम है विधि विज्ञान, जिसको बोलते हैं फोरेंसिक साइंस। फिर आपका है फोरेंसिक मेडिसिन, फिर उसके बाद है प्राथमिक उपचार जिसको बोलते हैं फर्स्ट एड। तो यह जो है विधि विज्ञान, फोरेंसिक मेडिसिन और प्राथमिक उपचार के लघु उत्तरीय एवं दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों को हम लोग देखेंगे। तो यह वीडियो नंबर पहला है जिसके अंतर्गत हम लोग विस्तृत रूप से चीज़ों को समझ कर हम लोग प्रत्येक प्रश्न को हल करेंगे, ताकि आप लोग जब एक बार इस वीडियो को देख ले तो सारी चीज़ें आप लोग को समझ में आ जाए। तो सबसे पहले मैं आप लोग को ये बता देना चाहता हूँ कि ये जो विधि विज्ञान की जो थ्योरी की जो पेपर होती है वो कुल 2 घंटे की होती है, और इनमें कुल 75 अंक के कुल प्रश्न पूछे जाते हैं, जिनमें जो आपका उत्तीर्णांक है वो 38 अंक है। याद रखिएगा, और सारे प्रश्नों को विस्तारित रूप से पढ़ना है, उसे समझना है और फिर उसको हल करना है। आज का जो हमारा जो पहला प्रश्न है वो ये है कि प्रदर्श को प्रयोगशाला में जांच हेतु भेजते समय अग्रसारण पत्र में कोर्ट द्वारा यह प्राधिकृत आवश्यक है कि। तो सबसे पहले क्या प्रदर्श क्या होते हैं, प्रयोगशाला में जांच हेतु अग्रसारण पत्र में क्या क्या किया जाता है, इन सब चीज़ों के बातों में हम लोग समझेंगे। तो इसका जो पहले जो आंसर होगा वो होगा आपका आंसर नंबर ग, मतलब क और ख दोनों सही है। कहने का मतलब ये हुआ कि प्रयोगशाला में प्रदर्श को जांच के क्रम में पूरी तरह प्रयोग कर खर्च कर सकता है, प्रयोगशाला में प्रदर्श को जांच के क्रम में नष्ट कर सकता है। कहने का मतलब ये हुआ कि यहाँ समझिएगा आप लोग, जैविक या रासायनिक जांच के क्रम में प्रदर्श के नष्ट या रूपांतरित होने की आशंका रहती है। कहने का मतलब ये है कि जब कोई प्रदर्श घटनास्थल से बरामद होती है तो उसे क्या करते हैं हम लोग, जांच करने के लिए विधि विज्ञान प्रयोगशाला में भेजते हैं। तो प्रयोगशाला जब उसकी जांच करती है तो जैविक या रासायनिक विधि से उसका जांच करेगी। जांच के क्रम में क्या होते हैं, उसमें बहुत सारे केमिकल का प्रयोग करके भी जाँच किया जाता है। तो उस केमिकल के प्रयोग से क्या होती है, जाँच तो होती है लेकिन प्रदर्श नष्ट भी हो जाते हैं या फिर दूसरे अन्य रूप में रूपांतरित हो जाते हैं। इसीलिए इसका जो आंसर होगा वो होगा ग। उम्मीद है आप लोग समझ रहे होंगे। अगला है, प्रदर्श के अग्रसारण पत्र के साथ केस का संक्षिप्त इतिहास देना चाहिए। तो इसका जो आंसर होगा हाँ, क मतलब आवश्यक है। तो प्रदर्श के रूप में क्या हो सकता है, आपका खून हो सकता है, वीर हो सकता है, फिर मान लीजिए मतलब क्या कहें, पिस्टल हो सकता है, गोली हो सकता है, कपड़ा हो सकता है, खून लगा कपड़ा, मतलब बहुत सारी चीज़ें हो सकती है प्रदर्श के रूप में। तो इसको जब हम लोग अग्रसारण पत्र के साथ जब भेजते हैं, अग्रसारण पत्र भी क्या होता है ये मैं आप लोगों को समझाता हूँ अभी, कि जैसे ही कोई प्रदर्श पकड़ाता है, मान लीजिए कि आपको एक देसी कट्टा बरामद हो गया, समझिए, तो देसी कट्टा का जांच का पहले सबसे पहले हम लोग को कोर्ट से आदेश लेना रहता है। कोर्ट से आदेश लेने के लिए हम लोग को यही अग्रसारण बनाना पड़ता है। कोर्ट से हम इस बात का अग्रसारण लेते हैं कि इसे जब अपने मुख्यालय से जब इस कट्टा का हम लोग जाँच कराएँगे तो कोर्ट से हम लोगों को आदेश लेना पड़ता है कि हाँ, हम आदेश ले रहे हैं कि इस कट्टा को हम लोग पुलिस मुख्यालय से या जहाँ से जांच होता है वहाँ से हम लोग जांच इसका करवाएंगे। तो वो जो अग्रसारण पत्र होता है उस पर कोर्ट का क्या होता है, आदेश होता है। कोर्ट के आदेश के बाद ही आप कट्टा हो, गोली हो, या कोई भी जो प्रदर्श है उसको आप लोग जाँच करा सकते हैं। तो वही होता है अग्रसारण पत्र। तो अग्रसारण पत्र जब बनाते हैं, मान लीजिए इस तरह का एक अग्रसारण पत्र रहता है, तो अग्रसारण पत्र में सबसे पहले तो ये लिखा रहता है कि थाना, कौन थाना में कांड अंकित हुआ है, चाहे मान लीजिए एनटीपीसी थाना हो, चाहे फिर मान लीजिए आपको बख्तियारपुर थाना हो या मोकामा थाना हो, कोई भी थाना हो, थाना लिखते हैं। उसके बाद कांड संख्या लिखते हैं कि कौन कांड हुआ है। उसके बाद धारा लगाते हैं, कौन से धारा में, जैसे 302 हो गया है, जो भी धारा होंगी। उसके बाद जिला का नाम लिखते हैं। उसके बाद संक्षिप्त इतिहास लिखते हैं। संक्षिप्त इतिहास मतलब कि किसके कांड पर यह अंकित किया गया था, वादी कौन थे, अभियुक्त किसे किसे बनाया गया है, ये सब सारी चीज़ें लिखते हैं। फिर उसके प्रदर्श का हम लोग वर्णन भी लिखते हैं कि हम लोग देसी जो कट्टा बरामद किया उसकी लंबाई क्या है, चौड़ाई क्या है, विकर्णीय लंबाई क्या है, कहाँ से बरामद हुआ, कब बरामद हुआ, किसके द्वारा प्राप्त किया गया है वो कट्टा, और किस प्रकार की परीक्षा के लिए आप न्यायालय में भेज रहे हैं, किस प्रकार की परीक्षा के लिए आप, और उसके बाद आपको किस प्रकार का परीक्षण करवाना है इसका भी आप लोग को वर्णन लिखना पड़ता है। और न्यायालय का आदेश तो लेना ही है। मैंने पहले ही बोला, किसी भी प्रदर्श का आपको अगर जांच कराना है तो सबसे पहले न्यायालय से आदेश लेना पड़ता है। देखिए, किस प्रकार के परीक्षण का मतलब ये हुआ कि जब हम लोग कट्टा का जब हम लोग मान लीजिए इसका परीक्षण कराने के लिए जब न्यायालय से आदेश लेते हैं, इसलिए आदेश लेते हैं क्योंकि मान लीजिए कि कोई ख़राब कट्टा है और वो किसी के पास से बरामद हो गया,
तो उससे तो गोली चलेगी ही नहीं। मान लीजिए ट्रिगर उसका काम नहीं कर रहा, फिर आप उसको 302 का अभियुक्त बनाइएगा तो नहीं ना होगा। इसीलिए कट्टा का हम लोग क्या करते हैं, जांच आदेश लेते हैं कि हाँ कट्टा सही से काम कर रहा था कि नहीं, उसका फायरिंग पिन कैसा था, उसका ट्रिगर कैसा था, काम कारगर था या नहीं, इससे किसी की जान माल की हानि हो सकती थी कि नहीं। इन सब चीज़ों के लिए मतलब किस प्रकार परीक्षण लेना, ये चीज़ें लिखनी होती है। तो थाना, कांड संख्या, धारा, जिला, संक्षिप्त इतिहास लिखते हैं। प्रदर्श का वर्णन का मतलब ये होता है कि कट्टा की लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, फिर आपको जो खोखा बरामद हुआ उस खोखा पर क्या लिखा हुआ था, 8 MMPP ऐसे कुछ प्रकार लिखा रहता है, उसकी मतलब किस प्रकार का खोखा है। तो ये सब चीज़ें लिख कर हमको क्या करना रहता है, अग्रसारण पत्र के साथ भेजना रहता है। अगला प्रश्न है, DNA जांच से निम्नलिखित में किसका निर्धारण होता है। तो DNA जांच से याद रखिएगा माता और पिता दोनों का, क दोनों याद रखिएगा। DNA का फुल फॉर्म पूछा जाता है, डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड इसका फुल फॉर्म होता है। अगला है, बेंजीडीन टेस्ट किस तत्व की जांच हेतु मतलब किया जाता है। तो बेंजीडीन टेस्ट होता है ये खून की मौजूदगी के लिए होता है। कभी कभी क्या होता है कि मान लीजिए किसी ट्रक से या किसी व्यक्ति की अगर मतलब मृत्यु हो जाती है, मान लीजिए उस पर गाड़ी चढ़ जाता है, एक्सीडेंट हो जाता है और मान लीजिए वो गाड़ी कहीं छुपा दिया गया है, तो मान लीजिए इस तरह से भी पता लग सकता है कि अगर खून के धब्बे अगर ट्रक में लगे हुए हैं तो खून की मौजूदगी का पता कैसे लगाएंगे, बेंजीडीन टेस्ट से पता लगाएंगे। अगला प्रश्न है, वीर के धब्बों के जांच निम्नलिखित टेस्ट से करते हैं। तो वीर के जो 2 धब्बे की जो जांच करते हैं वो करते हैं एसिड फास्फेट टेस्ट से किया जाता है। ख इसका आंसर होगा। अगला है, रक्त समूह का निर्धारण कैसे होता है। ये तो आप लोग पढ़े ही होंगे, कंप्यूटर जब एग्जाम दे के आए होंगे। तो रक्त समूह का जो निर्धारण होता है वो प्रतिजन एंटीजन की उपस्थिति से पता चलता है कि वो किस प्रकार का रक्त समूह है। अगला है, गिरे हुए रक्त के दाग के आकार और विस्तार का निर्धारण किया जा सकता है कि रक्त किस ऊंचाई से गिरा है। मतलब रक्त अगर किस ऊंचाई से गिरा हुआ उसका अगर आकार देखेंगे, अगर मान लीजिए बहुत तेज़ी से गिरेगा तो क्या होगा, उसका आकार छोटा होगा। तो जब कोई भी चीज़ अगर कितनी ऊंचाई से गिरी है उस रक्त के आकार से इस बात का निर्धारण किया जा सकता है कि किस ऊंचाई से रक्त गिरा है। अगला है, बायोलॉजिकल प्रदर्श को जांच हेतु भेजने के लिए उन्हें क्या करते हैं। तो उपयुक्त में से कोई सही नहीं है, इसका जो आंसर होगा घ होगा। आप समझिए क्या होता है। बायोलॉजिकल साक्ष्य को प्लास्टिक बैग या फिर ट्यूब आदि में पैक ना करें। ये सब जो बायोलॉजिकल जो प्रदर्श होते हैं इसको प्लास्टिक के बैग में या ट्यूब आदि में पैक नहीं किया जाता। कागज़ के लिफाफे में या कागज़ के बोरिया में ही मतलब कागज़ की जो बोरी होती है उसमें इसको समेट कर भेजना पड़ता है। जैसे मान लीजिए कोई खूनी वस्तुएं हैं या यौन उत्पीड़न अगर कोई साक्ष्य है तो सूखने के बाद ही किया जाना चाहिए। मान लीजिए खून है, वीर है, ये जो भी चीज़ें आप होती है तो ये जब चीज़ें सूख जाती है फिर इसको जो स्टेरलाइट चाकू से उसको खरोच करके क्या किया जाता है, उसको फिर कागज़ पे, ये कागज़ के लिफाफे पर समेट कर फिर उसको फोरेंसिक लैब में भेजा जाता है। हमारा जो अगला प्रश्न है कि DNA टेस्ट हेतु रक्त संग्रहित करते समय क्या करना चाहिए। तो याद रखिएगा कि अग्रसारण प्रपत्र सही ढंग से भरना चाहिए। नमूने को EDTA वायल या बॉन्डेज पट्टी पर संग्रहित करना चाहिए। कहने का मतलब ये हुआ कि जब DNA टेस्ट हम लोग करते हैं तो अग्रसारण जो पत्र होता है, मैंने पहले ही बताया था कि एक अग्रसारण, मान लीजिए देखिए अब मैं अच्छे समझा देता हूँ। मान लीजिए कि ये प्रयोगशाला है, ये प्रयोगशाला है, ये आपका कोर्ट है और ये मान लीजिए घटना स्थल है। मान लीजिए इस घटना स्थल से कोई चीज़ अगर बरामद हुआ तो इसको जांच कराने के लिए, प्रयोगशाला से जांच कराने के लिए सबसे पहले हमको न्यायालय से आदेश लेना होगा कि हमको आदेश दीजिए कि हम जो है ये पटना न्यायालय से हम इसकी जाँच कराएँ। तो यहाँ से जो आप कागज़ भेजते हैं इसी को बोलते हैं अग्रसारण। इसी को क्या बोलते हैं, अग्रसारण। तो अग्रसारण पत्र में आपका स्पष्ट रूप से सभी चीज़ें लिखी होनी चाहिए। धारा, कांड, थाना, जिला, किस चीज़ का जांच करा रहे हैं, उसके नमूना किस प्रकार, ये सारी चीज़ें भरनी चाहिए। तो यही कहा गया अग्रसारण पत्र सही ढंग से भरना चाहिए और नमूने को EDTA वायल और बॉन्डेज पट्टी पर संग्रहित करके भेजना चाहिए, मतलब DNA टेस्ट को। अगला है, अपराध के घटनास्थल से जब्त कारतूस के खोखे के अंदर के भाग पर अंकित कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हैं, पहचान चिन्ह आप अंकित कर सकते हैं ताकि वो किस कांड में वो जब्त किए गए इस बात की आपको जानकारी रहे। प्रदर्श के रूप में जब्त
चली गई गोली के अग्रभाग पर अंकित करना चाहिए। तो सही बात है, हस्ताक्षर भी कर सकते हैं, पहचान चिन्ह भी दे सकते हैं, दोनों चीज़ करना चाहिए आपको। प्रदर्श के रूप में देखिए होता क्या है, मैं समझाता हूँ कि मान लीजिए कि ये खोखा है, ये खोखा है, ये गोली है। तो हम लोग क्या करते हैं, जब हम लोग को कोई खोखा या गोली बरामद होती है तो इस पर एक गोल कागज़, इस तरह का गोल कागज़ पूरी तरह से लिपटा देते हैं इस पर थाना का नाम लिख देते हैं, जिला का नाम लिख देते हैं, धारा लिख देते हैं, कांड संख्या लिख देते हैं। वो कंप्यूटर से हम लोग करते हैं। उसके बाद इसको क्या करते हैं, एक ऐसे कागज़ पर, इस तरह कागज़ पर लिख लेते हैं, फिर इसको गोल से मोड़ कर इस पर हम लोग चिपका देते हैं। तो पहचान चिन्ह भी रहता है, उस पर हस्ताक्षर भी रहता है, और उसी पर कोर्ट का भी सिग्नेचर रहता है, ताकि आप प्रयोगशाला से जांच करवा लीजिए। अगला है गला घोटने के मामले में जांच में उपयोगी होती है। तो फाइबर की परीक्षा की जाती है कि गला जो घोटा गया है, इसमें फाइबर की परीक्षा की जाती है। सूखे हुए रक्त के धब्बे को प्रदर्श के रूप में संग्रहित करने का सही तरीका क्या है? तो स्टेरिलाइज्ड छुरी से, यहाँ देखिए ये छुरी है, यहाँ देख रहे होंगे ये छुरी, आप लोग को समझ में अच्छी तरह से आए, इसीलिए मैं फिगर भी लगाता हूँ ताकि आप लोग समझ में आ जाए। तो ये जो काफ़ी धारदार छुरी होती है, और इससे क्या करते हैं, रक्त के धब्बे को हम लोग छुड़ाते हैं, और उसके बाद उसे कागज़ का जो लिफाफा होता है उसमें हम लोग उसको पैक करके फिर प्रयोगशाला में भेजते हैं। और ये चाकू जो होती है ये काफ़ी धारदार होती है, तो चीज़ों को छुड़ाने में भी सुविधा होती है, और इसे जंग भी नहीं लगता है। अगला है डीएनए जांच हेतु रक्त और वीर के अतिरिक्त क्या क्या चीज़ें उपयोगी है। तो याद रखिए, डीएनए जांच आपका किससे हो सकता है? खून से हो सकता है, लार से हो सकता है, थूक से हो सकता है, नाखून से हो सकता है, बाल से हो सकता है, दांत, हड्डी, यूरिन, वीर आदि, ये सभी चीज़ों से क्या हो सकती है? वीर की जांच हो सकती है। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा आपका घ। हड्डी, केस, लार, थूक आदि सभी उपयोगी हैं। अगला प्रश्न है कि कारतूस में क्या क्या रहता है। तो आप लोग यहाँ पर एक इमेज देख रहे होंगे कारतूस का, तो इसमें क्या क्या रहता है? तो याद रखिएगा सभी चीज़ें रहती है। आपका प्राइमर रहता है, गोली रहता है, और प्रणोदक रहता है। यहाँ पर मैं आपको थोड़ा सा जूम करके दिखा देता हूँ, देखिए। तो ये वेड है, ये जो बीच वाला जो भाग है जो दो मिश्रण को अलग करता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? वेड बोलते हैं। उसके बाद यहाँ पर देख रहे होंगे ये, इसको क्या बोलते हैं हम लोग? प्राइमर बोलते हैं। यहाँ देख रहे होंगे नीचे में जो लगा रहता है प्राइमर बोलते हैं, और बीच में जो भरा रहता है ये काला काला, उसको क्या बोलते हैं? पाउडर चार्ज बोलते हैं। समझ में आ रहा है? इसको जो ऊपर के जो भाग उसको हम लोग केस बोलते हैं। इस ये जो भाग होती है जो निकल के जो शरीर में लगता है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? बुलेट बोलते हैं। तो यही सब चीज़ें हैं, यही गन पाउडर वगैरह है, गन पाउडर है, यही जो काफ़ी विस्फोटक चीज़ें होती है, इसी में आग लगता है तो फिर ये जो है बुलेट बाहर निकलती है। तो यही सब चीज़ें होती है। प्राइमर होती है, गोली होती है, प्रणोदक होता है। प्रणोदक वही हो गया आपका जो फ्लेमेबल चीज़ है जो जलती है, यही है। उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। अगला है बलात्कार के मामले में अनुसंधानक को वेजाइनल स्वाब जो है सूखे हालत में भेजना चाहिए। मैंने पहले ही कहा, जो भी आपका ये जो यहाँ देखिए, यहाँ जो आप लोग पढ़े थे बायोलॉजिकल जो प्रदर्श होते हैं, हमेशा उसको क्या करना है? सूखे हालत में भेजना है, ये याद रखिएगा। अगला प्रश्न है प्रदर्श के अग्रसारण पत्र के साथ क्या भेजना चाहिए। तो मान लीजिए, देखिए मैं प्रैक्टिकली थोड़ा समझाता हूँ कि मान लीजिए कि आपके पास एक खोखा बरामद हुआ है, तो इस खोखा, या फिर मान लीजिए कि आपको एक देसी कट्टा बरामद हुआ है, देसी कट्टा बरामद, तो अग्रसारण पत्र के साथ आप क्या भेजिएगा? एफआईआर की कॉपी। मान लीजिए ये आपको कट्टा किसी राम नाम के मान लीजिए आदमी के पास से कट्टा बरामद हुआ, तो आप इसमें क्या कि एफआईआर कीजिएगा, तो एफआईआर की कॉपी भेजना होगा आपको। फिर जो राम के पास आपने इसको जो जब्त किया, आपको जब्ती सूची भेजनी होगी। जब्ती सूची पे विवरण लिखा रहता है ना कि कट्टे की लंबाई क्या है, चौड़ाई क्या है, कट्टे पे क्या लिखा हुआ है, ये सब सारी चीज़ें रहती है। फिर इसको सील पैक करना रहता है, एक डिब्बा में, एक प्लास्टिक के डिब्बे में इस कट्टे को क्या करना पड़ता है? सील पैक करना पड़ता है। उसके बाद न्यायालय से फिर आदेश लेना पड़ता है आपको, वही अग्रसारण पत्र पर। उसके बाद इसको मान लीजिए कट्टा नहीं बरामद हुआ है, कोई खून वगैरह बरामद हुआ है, तो अंतः परीक्षण रिपोर्ट नहीं, मान लीजिए कोई व्यक्ति मर गया है और तो उसका जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट करते हैं उसके लिए भी, तो यहाँ जो अग्रसारण पत्र है आपका कि मान लीजिए जो देसी कट्टा वगैरह बरामद हुआ, तो उसके लिए अग्रसारण पत्र हम लोग कोर्ट से लेते हैं, फिर उसको भेजते हैं हम लोग जांचकर्ता के पास, चाहे वो फोरेंसिक लैब हो, चाहे फिर पुलिस मुख्यालय में, जहाँ भी आपका जांच होता है। अगला अंतः परीक्षण करने वाला चिकित्सक के शरीर में से निकाली गई गोली को प्रयोगशाला में जांच भेजने से पूर्व क्या करना चाहिए? तो रक्त को सुखाकर गोली को पैक करना चाहिए। मैंने पहले ही बोला है कि बायोलॉजिकल जो प्रदर्श होंगे उसको हमेशा सुखा के करना है। अगला प्रश्न है कि
निम्नलिखित शस्त्र से चलाई गई गोली जब किसी सतह से टकराती है तो द्वितीयक मिसाइल जनित हो जाते हैं, तो छर्रे वाले गन से, इसे याद रखिएगा आप लोग। अगला है आग्नेयास्त्र के बैरल की राइफलिंग किया जाता है। मतलब कहने का मतलब ये हुआ कि अगर एक राइफल है तो राइफलिंग का मतलब हुआ कि उसके अंदर जो घुमावदार जो कट्स होते हैं वो रखा जाता है। तो उससे क्या होती है, घुमावदार कट से गोली जब इस तरह से कट्स करते हुए निकलती है, तो मैंने बताया कि जब किसी आग्नेयास्त्र के बैरल का जब राइफलिंग किया जाता है, राइफलिंग हो जाता है, तो गोली घूमते हुए चलती है, तो इससे क्या होती है, गोली की रफ्तार बढ़ जाती है। इसीलिए आग्नेयास्त्र का राइफलिंग किया जाता है। चली हुई गोली का उस पिस्टल से मिलान नहीं किया जा सकता जिससे चलाई गई यदि शस्त्र की क्या की जाएगी, फायरिंग पिन बदल दी जाएगी। अब मैं इसे प्रैक्टिकली थोड़ा समझाता हूँ आप लोगों को। अब इनको समझिए, ये जो आपकी गोली है, इस सब का जो फायरिंग पिन का जो आकार है, देखिए अलग अलग है ना, देखते रहिए फायरिंग पिन का आकार कैसा है, अलग अलग है। तो होता क्या है कि जिस राइफल से या जिस बंदूक से फायरिंग पिन जब नहीं बदली जाती है तो निशान सेम पड़ते हैं। निशान क्या होते हैं, सेम पड़ते हैं। लेकिन अगर उसकी फायरिंग पिन बदल दी जाएगी तो क्या होंगे, निशान अलग अलग प्रकार से पड़ने लगेंगे। तो यही देखिए, तो अगर आपको फायरिंग पिन अगर बदल दिया जाएगा तो क्या होगा, गोली की पहचान नहीं हो पाएगी। अगला प्रश्न है कि एक ही राइफल से चलाई गई गोलियों पर खरोच के निशान क्या होंगे, तो एक जैसे होंगे अगर उसकी फायरिंग पिन नहीं बदली गई है तो। आग्नेयास्त्र की गोली के प्रवेश का जख्म क्या होगा, तो एक बार याद रखिएगा, हमेशा प्रवेश का जो जख्म होता है वो छोटा होता है, निकासी का जख्म क्या होता है, बड़ा होता है। क्योंकि गोली जब राइफलिंग करते हुए जाती है तो जब शरीर में जब प्रवेश करती है तो वो छोटा सा आकार के मार्फत से घुसती है। लेकिन जैसे ही निकलने की बात आती है तो फिर वो क्या होती है, बहुत बड़े, क्योंकि राइफलिंग करती रहती है, ये इस तरह से घूमते हुए रहती है, तो ये क्या करती है, जिस भाग से ये निकलेगी उसको फाड़ते हुए निकलेगी, तो उसका जो आकार होगा वो क्या होगा, बड़ा होगा। तो जख्म निकास के जख्म से क्या होता है, छोटा होता है। प्रवेश जख्म निकास के जख्म से छोटा होता है। पिस्टल की गोली की रफ्तार रिवॉल्वर गोली की रफ्तार की तुलना में क्या हो, अधिक होगी। पिस्टल की जो गोली की रफ्तार होती है वो अधिक होती है। .303 राइफल की गोली का व्यास .303 राइफल के बैरल के अंदर के व्यास से क्या होता है, याद रखिए, अधिक होता है। वेट सभी प्रकार के कारतूस में क्या होते हैं, तो उपयोग दोनों बातों को गलत है, याद रखिए। वेट सभी प्रकार के कारतूस में होते ही नहीं है, तो ये जो अंदर होंगे या बाहर होंगे ये आवश्यकता ही नहीं। वेट सभी प्रकार के कारतूस में लगाया ही नहीं जाता है। अगला है आग्नेयास्त्र के प्रवेश जख्म के चारों ओर के रिंग को क्या कहते हैं, तो कॉन्ट्यूजन कहते हैं। शरीर के अंदर से बरामद की गई गोली पर पहचान चिन्ह अंकित करने चाहिए, उक्त में से कोई नहीं। इसका आंसर क्या होगा, उक्त में से कोई नहीं। शरीर के अंदर से अगर गोली बरामद हुई तो उस पर क्या पहचान चिन्ह अंकित करें, कोई पहचान चिन्ह अंकित नहीं करना है, वरना आपका एविडेंस ही खत्म हो जाएगा। अगला है चरस में साइको एक्टिव पदार्थ क्या है, तो टेट्रा हाइड्रोकेनाविनोल THC। अगला है ट्रैप के केस में कौन से रसायन का प्रयोग किया जाता है, तो याद रखिए, फिनोप्थेलिन और सोडियम कार्बोनेट उपयुक्त दोनों। अगला प्रश्न, जिस व्यक्ति का रक्त समूह AB है उसकी कोशिकाओं में प्रतिजन मिलेंगे, तो क और ख दोनों AB मिलेंगे और बी विरोधी, A विरोधी और B विरोधी वाले मिलेंगे, आप लोग पढ़े ही होंगे। किस विधि से दबाव द्वारा ओवर राइटिंग किए गए हस्ताक्षर की पहचान की जा सकती है, तो याद रखिएगा, अवरक्त किरण से। यहाँ भी देखिए ओवर राइटिंग में ओ है, यहाँ भी देखिए अवरक्त में ओ है, इस तरह से भी आप लोग पढ़ सकते हैं। अ र भी है, र भी है, इस तरह से पहचान कर सकते हैं कि ओवर राइटिंग की पहचान किससे करेंगे, तो अवरक्त किरण से। निम्नलिखित में कौन से जैविक भौतिक साक्ष्य हैं, तो परागकण क्या आपका जैविक भौतिक साक्ष्य। बोर का संबंध निम्नलिखित में किससे होता है, याद रखिएगा, बोर का संबंध किससे होता है, शॉटगन से होता है। बोर का संबंध किससे होता है, शॉटगन से होता है। तो इसी के साथ आज के वीडियो को समाप्त करते हैं। अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। मैं प्रयास करूंगा कि आप लोग को और ज़्यादा डिस्क्रिप्टिव रूप से पढ़ा सकूं, ताकि आप लोग को हर चीज़ें समझ में आवे और एक ही बार में चीज़ें याद हो जाएं। तो प्लीज़ चैनल को शेयर जरूर करें। आप लोग शेयर नहीं करते, लाइक कमेंट्स तो बिल्कुल करते ही नहीं हैं। तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, तब मैं लगातार वीडियो बनाता रहूँगा, मुझे मोटिवेशन मिलेगा। जय हिंद, जय भारत।